इनएक्टिव है। जैसे फ्रक्टोज जो होता है वो लीवो होता है, ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, ठीक है। मोस्टली डेक्स्ट्रो होते हैं, फ्रक्टोज लीवो है। फ्रक्टोज कैसा होता है? लीवो रोटेटरी होता है। कैसा होता है? लीवो रोटेटरी होता है। तो कार्बोहाइड्रेट जो होंगे वो डेक्स्ट्रो लीवो दोनों होते हैं, मोस्टली डेक्स्ट्रो होते हैं। पर एक ऐसा कार्बोहाइड्रेट है जो ऑप्टिकली इनएक्टिव है, क्योंकि इसमें कायरल कार्बन ही नहीं है। हम किसकी बात कर रहे हैं? देखो, इस कार्बन पे 2 हाइड्रोजन है, इस पर कीटोन लग गया है तो ये तो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो गया। इस पर 2 हाइड्रोजन है, हो गया, ठीक है। अब मैंने इतने सारे नाम लिख दिए थे आपको कार्बोहाइड्रेट के। अब ये नाम आप एक बार 2 बार रीड करोगे ना पॉज करके, तो आपको समझ में आएगा कि यार सर, ये सारे कार्बोहाइड्रेट हमें याद हो रहा है। अब मेरी बात सुनो, अब हम क्या पढ़ेंगे? हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। 3 बेसिस हैं क्लासिफिकेशन के। सबसे पहला है नंबर ऑफ कार्बन, कि कितनी कार्बन होती है। फिर एक है कि उसमें कौन सा ग्रुप होता है। अब आप एक बात समझ पा रहे हो कि ओएस तो सब में है, अलग क्या है? या तो एल्डिहाइड होगा या कीटोन होगा। ये बात समझ पा रहे हो? तो हमने क्या करा है बेटा? हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है कार्बोहाइड्रेट की। हमने क्लासिफिकेशन पढ़ी है कार्बोहाइड्रेट की ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो हमारे पास ये 2 तरीके के हो सकते हैं। एक हो सकता है एक सेकेंड देना बेटा। एक हो सकता है ये एल्डोज। एल्डोज क्या होगा? जिसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा। अगर किसी कार्बोहाइड्रेट में एल्डिहाइड ग्रुप है तो उसे एल्डोज बोलेंगे, और कीटोन ग्रुप है तो उसको क्या बोलेंगे? कीटोस। तो कौन सा ग्रुप है? कीटोन ग्रुप है। पर क्या OH भी होगा? हाँ, OH तो होता ही है भाई, ये तो है। प्लस OH है बेटा, OH तो होता ही है। लेकिन एल्डिहाइड होगा तो एल्डोज बोलेंगे, कीटोन होगा तो कीटोस बोल देंगे। शुगर में ओज लगाते हैं, ओज ओज, है ना, ठीक है। अब बात करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन। नंबर ऑफ कार्बन के बेस पर भी क्या कोई क्लासिफिकेशन बन रही है हमारे पास? एक बार चेक करते हैं। ये हमने लिखी है ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन पे आपको ये समझना है। देखो मेरी बात समझो ध्यान से। मान लो मेरे पास ये एक कार्बोहाइड्रेट है, अब इसमें 5 कार्बन है। तो 5 कार्बन का ये एक कार्बोहाइड्रेट मोनोसेक्राइड कहलाता है, एक यूनिट कहलाता है। मतलब जैसे अगर मैं आपसे पूछूं कि कार्बोहाइड्रेट में कितनी कार्बन हो सकती हैं, मिनिमम 3 होती हैं। मिनिमम 3 क्यों होती हैं? कि आपको 2 OH ग्रुप लगाने हैं, एक कीटोन या एल्डिहाइड लगाना है। तो नंबर ऑफ कार्बन से अगर हम चालू करें तो सबसे पहले हमारे पास 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट होता है, उसको हम कहते हैं ट्रायोज। अब ट्रायोज कैसे हो सकते हैं? या तो एल्डिहाइड ग्रुप वाला या कीटोन वाला। समझ आ रहा है? तो अगर उसमें एल्डिहाइड ग्रुप होगा, एल्डिहाइड ग्रुप होगा, आप समझ रहे हो, एल्डिहाइड होगा तो एल्डो ट्रायोज बोल सकते हो, कीटोन भी हो सकता है। अब इसके एग्जाम्पल आपसे पूछता है। एल्डिहाइड ग्रुप वाले का एग्जाम्पल है ग्लिसल्डिहाइड, पीछे मैंने इसका वो बनाया था, स्ट्रक्चर बनाया था। कीटोन वाले का एग्जाम्पल है, ट्रायोज में कीटोन वाले का एग्जाम्पल है डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन। क्या एग्जाम्पल है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन एग्जाम्पल है। क्या एग्जाम्पल है? डाई हाइड्रोक्सी एसीटोन एग्जाम्पल है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? तो हमारे पास 3 कार्बन का ट्रायोज है, समझ लो इस बात को। 3 कार्बन का क्या है हमारे पास? ट्रायोज है। अब देखो बेटा ध्यान से सुनेंगे। अब हमारे पास जो 4 कार्बन का है, 4 कार्बन वाले को बोलते हैं टेट्रोस। क्या बोलते हैं? टेट्रोस। क्लियर है? 4 कार्बन का कोई कार्बोहाइड्रेट होगा टेट्रोस, है ना। तुम्हारे सिलेबस में चाहो तो उसका एग्जाम्पल में इराइथ्रोज याद कर लो, है ना। 5 कार्बन का काफी है आपके सिलेबस में। देखो 5 कार्बन वाले को बोलते हैं पेंटोज। पेंटोज मतलब 5 कार्बन का है। अब पेंटोज में एल्डोज नाम से होता है। अब एल्डोज मतलब एल्डिहाइड ग्रुप होगा और 5 कार्बन होगी। उसका एग्जाम्पल है राइबोज एंड डीऑक्सीराइबोज। यस, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। आप याद करो, मैंने राइबोज का फॉर्मूला लिखवाया था C5H10O5। C5H10, एक ऑक्सीजन कम है, O4। तो ये दोनों एल्डोज होते हैं। DNA RNA के अंदर जो शुगर्स है ना, ये दोनों एल्डोज होते हैं, पेंटोज हैं, ठीक है ना। अब कीटोज में आता है, आपने RUBP पढ़ा था, याद है आपको? RUBP पढ़ा था आपने कहीं पर, आपने फोटोसिंथेसिस में पढ़ा था। वहां पर वो शुगर थी राइब्यूलोज। क्या नाम था? राइब्यूलोज। तो RUBP का मतलब होता है कि उसमें फॉस्फेट भी है। पर शुगर जो है बेटा वो कौन सी है? राइब्यूलोज है। क्या नाम है? राइब्यूलोज है, ठीक है। अब 6 कार्बन की होगी तो क्या होगा?
6 कार्बन की होगी तो क्या होगा, 6 कार्बन वाली को कहते हैं हेक्सोज। इसीलिए ग्लाइकोलिसिस के पहले एंजाइम का नाम हेक्सोकाइनेज है, क्योंकि वो ग्लूकोज और फ्रक्टोज पर क्या जोड़ रहा है, क्या जोड़ रहा है बेटा, वो फॉस्फेट जोड़ रहा होता है। तो ये तो या तो एल्डोज हो सकता है। अगर एल्डोज होगा तो एल्डोज में कौन कौन आते हैं मैं आपको बताता हूं। एक आता है ग्लूकोज, एक आता है गैलेक्टोज, और एक आता है मैनोज। ये तीन हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। तीनों का फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर अलग होगा। अब इसमें तो फंक्शनल ग्रुप भी अलग है। इसका एग्जाम्पल आपके पास क्या है, फ्रक्टोज। क्या एग्जाम्पल है बेटा, फ्रक्टोज। तो अगर आपसे पूछा जाए डिफरेंस बिटवीन ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज, फॉर्मूला सेम है, C6H12O6। क्लियर है। डिफरेंस कहां पर है, डिफरेंस है फंक्शनल ग्रुप में। कौन सा ग्रुप अलग है, एक कीटोज है, एक एल्डिहाइड है। अब हम यहां पर फिफ्थ बात कर रहे हैं, 7 कार्बन वाले को कहेंगे हेप्टोज। इसमें तुम्हारे सिलेबस में सिर्फ कीटोज का एग्जाम्पल है। कीटोज में आ जाएगा सैडोहेप्ट्यूलोज, सैडोहेप्ट्यूलोज आ जाएगा। अब इसका क्वेश्चन कैसे आएगा, देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, विच इज कीटोज, ऐसे पूछेगा कि कौन सी कीटोज है। जैसे मैंने यहां लिख दी ग्लिसल्डिहाइड, नाम बता रहा है कि ये तो एल्डिहाइड है। फिर मैंने यहां लिख दी राइबोज, डीऑक्सीराइबोज। फिर मैंने यहां लिख दी फ्रक्टोज। अब आप कर लोगे क्वेश्चन, क्वेश्चन कर लोगे। आवाज हल्की सी गई होगी बेटा, कोई नहीं, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रक्टोज आ जाएगा। ठीक है, मैं आपको क्या समझा रहा हूँ, समझो ध्यान से। हमारे पास कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं, कार्बोहाइड्रेट में नंबर ऑफ यूनिट्स के हिसाब से, नंबर ऑफ यूनिट्स का मतलब सॉरी, नंबर ऑफ कार्बन के हिसाब से ट्रायोज से हेप्टोज, तो जो नंबर ऑफ कार्बन होती है वो 3 कार्बन से 7 कार्बन होती है। इनको हम क्या बोलते हैं, मोनोसैकेराइड्स बोलते हैं। मोनोसैकेराइड का मतलब होता है एक सिंगल यूनिट, मतलब कि जैसे ये 3 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, 4 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट है, तो इन सबको मोनोसैकेराइड बोलते हैं। अब मान लो मैंने कोई 5 कार्बन का कार्बोहाइड्रेट ले लिया, अब इसको मैं जोड़ता चला गया दूसरे 5 कार्बन से, तो ऐसे लंबी चेन बना सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एक सिंगल यूनिट मतलब एक सिंगल कार्बोहाइड्रेट मिनिमम कितनी कार्बन का होगा, 3, मैक्सिमम होगा 7 कार्बन का। अब जैसे स्टार्च होता है, तो स्टार्च में क्या होता है, बहुत सारे ग्लूकोज होते हैं। आप समझो, जैसे स्टार्च में हो सकता है 2 लाख कार्बन हो, सही है, जैसे ये ग्लूकोज है, आप समझो स्टार्च में ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है, ये ग्लूकोज है। अब ये ग्लूकोज की चेन होता है स्टार्च, तो इसमें एक ग्लूकोज में तो 6 कार्बन है ना, हम इसकी बात कर रहे हैं। तो एक यूनिट में 3 से लेकर 7 कार्बन होती हैं। 3 कार्बन वाले को ट्रायोज बोलते हैं, 7 वाले को हेप्टोज। टेट्रोज में इराइथ्रोज हो गया, पेंटोज में एल्डोज और कीटोज के एग्जाम्पल हैं, हेक्सोज में एल्डोज और कीटोज। खास ध्यान हमें पेंटोज और हेक्सोज और ट्रायोज पे रखना है। कर पाओगे, याद कर सकते हो। चलिए आइए, अब हम आते हैं बेटा, अब हम आते हैं कार्बोहाइड्रेट का स्ट्रक्चर देखेंगे, और मैं आपको ग्लूकोज का स्ट्रक्चर दिखाऊंगा। ग्लूकोज का 2 तरीके का स्ट्रक्चर होता है, एक होता है ओपन चेन। जैसे मान लो मैंने ये ग्लूकोज बना दिया, ये मैंने ग्लूकोज बना दिया। अब आप ये देख पा रहे हो कि ये फर्स्ट कार्बन है जो CHO है, और ये लास्ट कार्बन है 6th है। अब ध्यान से सुनना, यहां पर OH होता है, यहां H है, इस वाली कार्बन पर HOH होता है, बाकी सब पर यहां पर OH होता है ऐसे। इसको कहते हैं डी ग्लूकोज, इस ग्लूकोज को कहते हैं डी ग्लूकोज। और ये ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। कैसा स्ट्रक्चर होता है, ओपन चेन। ओपन चेन का मतलब रिंग नहीं बनी है। तो अगर आप ध्यान से देखें, खाली इस वाली पोजीशन को चेंज किया हुआ है हमने ऐसे, ये डी ग्लूकोज है, ठीक है, ये क्या है, डी ग्लूकोज है। अगर मैं इन सबको मिरर इमेज बना दूं, मतलब ऐसे चेंज कर दूं, तो एल बन जाएगा। क्लियर है। जैसे यहां के सारे ग्रुप इधर कर दूं, इधर के सारे ग्रुप इधर कर दूं, तो एल बन जाएगा। तो हमारे पास ग्लूकोज की डी फॉर्म होती है, इसे डी ग्लूकोज कहते हैं। ये कैसा स्ट्रक्चर है सर, ये ओपन चेन है। कैसा है, ये ओपन चेन है। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ये जो ऑक्सीजन है कार्बोनिल मतलब CHO की, वो जाकर यहां पर बॉन्ड बना लेती है कार्बन के साथ, तो एक रिंग बन जाती है जिसमें 1 2
3 4 5 कार्बन है। तो अगर आप ध्यान से देखें यहां पर 1 2 3 4 ये 5 कार्बन रिंग में आ गई यहां तक, और छठी कार्बन ये लिख दी मैंने CH2OH, ये वाली। तो ऐसी रिंग रिंग जो ये जो रिंग है, इस रिंग में कितनी कार्बन है सर? 5 कार्बन है। कितनी ऑक्सीजन है सर? 1 ऑक्सीजन है। ऐसी रिंग को हम कहते हैं पायरान। तो ग्लूकोज में क्या होता है आप याद रखो कि ग्लूकोज का जो ओपन चेन हम स्ट्रक्चर याद करते हैं वो ओपन चेन होता है डी ग्लूकोज। कैसे बनाते हैं आपको बना के दिखाया, 2 बार बनाओ इसे जल्दी से रोक के। डी ग्लूकोज होता है। अब उससे हम क्या करते हैं? रिंग फॉर्म करते हैं। तो जो रिंग फॉर्म करते हैं वो मेरे पास कौन सी रिंग बनती है? पायरान। कौन सी रिंग बनती है? पायरान बनती है। पायरान रिंग क्या होता है कि जो कार्बोनिल कार्बन की ऑक्सीजन है, जो CHO की ऑक्सीजन है, वो इस कार्बन से जुड़ती है, एक रिंग बनती है। ऐसे ही मेरे पास फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है। अब फ्रक्टोज का जब आप ओपन चेन स्ट्रक्चर की बात करोगे ना, आप ध्यान से देखना क्या होगा। बिल्कुल यहां पर कीटोन है, बाकी की चीजें सेम लिख दो। H यहां पे रहा, फिर ये OH है, फिर ये OH है, और यहां पर क्या है बेटा? ये OH है, ये H है, ये H है। ये वाला जाकर इसके साथ जुड़ जाता है। अगर आप ध्यान से देखो ये फ्रक्टोज का ओपन चेन स्ट्रक्चर है, मान लो डी फ्रक्टोज है ये, तो 1 2 3 4, तो हमारे पास ऐसी रिंग बनती है जिसमें ये फर्स्ट कार्बन यहां बनाऊंगा मैं ऐसे। आपको दिख रहा है? ये फर्स्ट कार्बन मैंने, ये वाली फर्स्ट है, ये सेकंड है। तो ये सेकंड कार्बन है जो इस ऑक्सीजन से यहां जुड़ी है। ये देख रहे हो? ये रे, तो ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई। तो ये फिफ्थ कार्बन से ये सेकंड जाकर ऐसे जुड़ा है, और यहां पर फिर मैं क्या बनाऊंगा? CH2OH, सिक्स्थ कार्बन बना दी। तो ये भी एक रिंग है, पर इस रिंग में कितने कार्बन है बेटा? रिंग में 4 कार्बन 1 ऑक्सीजन है। इसको अपने ने फ्यूरान रिंग कहते हैं। तो आपको ये समझना है कि कार्बोहाइड्रेट के ओपन चेन स्ट्रक्चर होते हैं और रिंग फॉर्म होती हैं। ओपन चेन स्ट्रक्चर जब रिंग कैसे बनाता है? कार्बोनिल कार्बन की ऑक्सीजन जाकर यहां से रिएक्ट करती है, कार्बोनिल कार्बन की ऑक्सीजन जाके यहां से रिएक्ट करती है। रिंग 2 तरह की बनती है, एक पायरान बनती है और एक फ्यूरान बनती है। याद ये रखना है कि ग्लूकोज गैलेक्टोज जो कि एल्डोज है हमारे पास, और मेरे पास ग्लूकोज गैलेक्टोज और मैनोज, इनमें मेरे पास कौन सी रिंग है? पायरान। कौन सी रिंग है? पायरान। ठीक है, क्लियर है? समझो ध्यान। जैसे ग्लूकोज मैंने ये बना दिया। अब ग्लूकोज और गैलेक्टोज में क्या फर्क होता है? C4 का। मतलब क्या? वो मैं दिखाता हूं। आप यहां से काउंट करो, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। अब इस फोर्थ कार्बन को ऐसे घुमा दो, सिर्फ गैलेक्टोज बन जाएगा। सिर्फ इसको चेंज कर दो, गैलेक्टोज बन जाएगा, बाकी सेम रखो। ऐसे ही क्या होता है ग्लूकोज और मैनोज में? C2 में फर्क होता है। तो ये जो सेकंड कार्बन है, अगर आप इसको घुमा दो बस, तो ग्लूकोज मैनोज बन जाएगा। जैसे मान लो, मैं आपको समझाता हूं। जैसे मान लो मैंने ये ग्लूकोज लिख दिया, ध्यान सुनेंगे, ये मैंने लिख दिया ग्लूकोज। ध्यान से देखना, ये ग्लूकोज लिख दिया बेटा। ये मैंने क्या लिख दिया? ऐसे ग्लूकोज लिख दिया। ध्यान से देखियो बच्चे, ठीक है? यहां मैंने OH लिखा है, यहाँ H है, यहाँ H है, OH है, यहाँ क्या है? OH है, H है, यहाँ OH है, H है। अगर मैं काउंटिंग करूं तो यहाँ 1 2 3 4 5 6, अगर मैं इस फोर्थ कार्बन पे OH इधर और H इधर कर दूं तो वो स्ट्रक्चर होता है गैलेक्टोज का। ठीक है? अगर मैं, ध्यान सुनेंगे, अगर मैं इस सेकंड कार्बन पर बदलूं इसको, तो ये अभी डी ग्लूकोज है, तो आप इस पे क्या कर सकते हो? गैलेक्टोज और मैनोज बना सकते हो। कौन सी पोजीशन पर चेंज कर रहे हो आप? C4 पर। तो अगर आप C4 पे चेंज कर रहे हो तो बनता है गैलेक्टोज, याद रहेगा। और अगर C2 पर चेंज कर रहे हो तो बनता है मैनोज। इन्हें आपस में क्या बोलते हैं? एपीमर्स बोलते हैं। इन्हें आपस में क्या बोलते हैं बेटा? एपीमर्स। एपीमर्स मतलब एक खास तरह का आइसोमर होता है। तो ये सारे क्या होते हैं? एपीमर होते हैं। क्या होते हैं? एपीमर्स हैं। एपीमर्स क्या होते हैं? बिल्कुल सेम होते हैं, जैसे फंक्शनल ग्रुप भी सेम है सारे। फर्क सिर्फ क्या है? इस OH की पोजीशन और H की पोजीशन में। तो डी ग्लूकोज पे अगर C4 पे चेंज करूंगा तो गैलेक्टोज बनेंगे,
C2 पर चेंज करूंगा तो मैनोज बनेगा। याद हो सकता है क्या? तो हमने क्या पढ़ा है? हमने पढ़ा है कि ओपन चेन स्ट्रक्चर होता है, रिंग फॉर्म होती है। ओपन चेन स्ट्रक्चर डी ग्लूकोज का जब रिंग बनाता है तो कौन सी बनाता है? पायरान। ऐसे ही गैलेक्टोज और मैनोज भी पायरान बनाएगा, क्योंकि फ्रक्टोज में यहाँ कीटोन ग्रुप एक छोड़ के आता है, तो इसने क्या बना दिया? फ्यूरान। क्लियर है? फ्यूरान ऐसा नहीं है कि सारे कीटोज में बनता है। अगर आप राइबोज और डीऑक्सी राइबोज देखेंगे ना, राइबोज, डीऑक्सी राइबोज और फ्रक्टोज, इनके पास क्या होता है बेटा? कौन सा स्ट्रक्चर होता है? फ्यूरान। याद रहेगा? तो अभी तक हमने सिर्फ क्या याद किया? कार्बोहाइड्रेट क्या होते हैं? दे आर हाइड्रेट्स ऑफ कार्बन। गलत डेफिनेशन है, मतलब ओल्ड डेफिनेशन है। नई डेफिनेशन है कि दे आर पॉलीहाइड्रोक्सी, एक से ज्यादा OH ग्रुप है, उसके साथ कीटोन है या एल्डिहाइड है, या तो कीटोन है या हमारे पास एल्डिहाइड है। उसको हमने क्या बोल दिया है? उसको हमने कार्बोहाइड्रेट बोल दिया है। यहां तक समझ में आ गई? अब हमने आगे बोला, हमने कहा कि यार कार्बोहाइड्रेट में कितनी कार्बन होती है? 3 से लेके 7 तक होती है। ठीक है, 3 वाले को ट्रायोज कहते हैं, 7 वाले को हेप्टोज कहते हैं। आपको 5 कार्बन याद करनी है, राइबोस, डीऑक्सी राइबोस और राइब्यूलोज। 6 कार्बन में हेक्सोज में एल्डोज कौन कौन है? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, मैनोज। कीटोज कौन है 6 कार्बन में? फ्रक्टोज है। क्लियर है? ये याद करने हैं। फिर हमने समझाया कि इनके जो स्ट्रक्चर होते हैं, मोस्टली डेक्स्ट्रो होती है, फ्रक्टोज लिवो होता है। तो डी ग्लूकोज जो है हमारे पास, डी ग्लूकोज है, उसको जाकर हमने अगर जोड़ा, रिंग बनाई, तो रिंग बनाने पर ये जो रिंग बनती है इसको पायरान रिंग कहते हैं। ऐसे ही मेरे पास फ्यूरान रिंग बनती है। फ्यूरान रिंग ऐसा नहीं है कि हमेशा कीटोज में बनती है। अगर आप ध्यान से देखो, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज एल्डोज है, पर उसमें भी फ्यूरान रिंग बनी है। क्लियर है? हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा कि यार आइसोमर आपको पता है, फॉर्मूला सेम है, स्ट्रक्चर डिफरेंट होता है। ग्लूकोज के ओपन चेन स्ट्रक्चर में अगर आप C2 पोजीशन को चेंज करते हैं, ऐसे घुमा देते हैं, तो वो बन जाता है मैनोज। अगर C4 को चेंज करते हैं तो गैलेक्टोज। इन्हें आपस में हम क्या बोल सकते हैं? एपीमर बोल सकते हैं। क्लियर है? अब आप ये देखो, स्ट्रक्चर दे रखा है आपके पास, ये ग्लूकोज का रिंग स्ट्रक्चर दे रखा है, देखो, दिस इज ग्लूकोज, एनसीईआरटी में दे रखा है। अब आप नंबर डालोगे तो देखो क्या है, ये 1 हो गया, 2, 3, 4, 5, 6। समझ में आ रहा है? ऐसे ही हमारे पास ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, सॉरी उल्टा लिख दिया क्या? अच्छा, ये राइबोज है ना, हाँ, ये 5 हो गया। तो राइबोज में आप देख पा रहे हो कौन सी रिंग है? फ्यूरान। इसमें देख पा रहे हो कौन सी रिंग है? पायरान। तो पायरान में 5 कार्बन रिंग में है, तो छठी कार्बन बाहर है। फ्यूरान में 4 कार्बन रिंग में है, तो ये 5वीं कार्बन बाहर है। तो ये सब क्या है बेटा? मोनोसेक्राइड के स्ट्रक्चर है, ग्लूकोज, और ये हमारे पास क्या है? राइबोज है। अब इसी राइबोज में यहां पर इस C2 पोजीशन पर OH की जगह अगर मैं सिर्फ H रख दूंगा तो डीऑक्सी राइबोज बन जाएगा। क्लियर है? तो अब हमें क्या करने हैं बेटा? कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं जो आपके सिलेबस में हैं, केमिस्ट्री में हैं, आपको पढ़ने हैं वो, ध्यान से। क्लियर है? ठीक है, मैंने ग्लूकोज का आपको रिंग स्ट्रक्चर बनाया, ध्यान से देखना बेटा, रिंग स्ट्रक्चर बनाया ये। अब इस रिंग स्ट्रक्चर को मैं दिखाता हूं कैसे होता है। यहां पर, यहां से चालू करेंगे, देखो मेरे साथ आपने क्या करना है, मैं ग्लूकोज ये ड्रॉ कर रहा हूं, ध्यान से देखना। मैं यहां से चालू कर रहा हूं, ये 6th कार्बन है, यहां से चालू कर रहा हूं, CH2H नीचे लगाएंगे। ये जो H है ऊपर, यहाँ OH नीचे, यहाँ OH ऊपर है, H नीचे, यहाँ H ऊपर है, OH नीचे, OH ऊपर चला गया, H नीचे। मतलब कैसे चालू किया मैंने? CH2OH, H, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे, H ऊपर, OH नीचे, OH ऊपर, H नीचे। इसको हमने लिखा है बीटा। देखो ये डी ग्लूकोज था, अब डी ग्लूकोज ने रिंग बनाई थी, उसकी 2 फॉर्म बनती है, एक बनती है बीटा। बीटा क्या होती है? ये जो फर्स्ट कार्बन है, ये कार्बोनिल कार्बन है, यही वो कार्बन थी जो एल्डिहाइड वाली थी, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये 5 हो गई, 6 हो गई। होता ये है कि अगर ये कार्बोनिल कार्बन पर घूमता है रिंग में, तो मेरे पास अल्फा और बीटा बनता है। तो अल्फा डी ग्लूकोज क्या होगा? बिल्कुल बीटा जैसा ही बनाओगे, सारी चीजें सेम बनाओगे। आप देखो, ये सारी चीजें बिल्कुल सेम बनाओगे। तो एक ग्लूकोज के 2 स्ट्रक्चर हैं। डी ग्लूकोज जब रिंग बनाता है तो एक बनता है बीटा डी ग्लूकोज और एक बनता है अल्फा डी ग्लूकोज। मैंने यहां से चालू कर दिया, CH2OH, H, H, OH, OH, H, H, OH। अब मैंने क्या बोला? मैंने बोला इस फर्स्ट कार्बन पर, इस फर्स्ट कार्बन पर चेंज कर दो। कैसे कर दो? H ऊपर ले लो, OH नीचे ले लो।
इसको हमने क्या बोला है, अल्फा डी ग्लूकोज, अल्फा डी ग्लूकोज। आप देखो ये जो C1 कार्बन है उस पे चेंज हुआ है, यस। तो ग्लूकोज की ये दो फॉर्म हो गई रिंग में, इन्हें कहते हैं आपस में एनोमर्स। एनोमर्स क्या होते हैं, जो चेंज शो करते हैं कार्बोनिल कार्बन पर, चेंज शो करते हैं रिंग फॉर्म में, और किस में शो करते हैं बेटा, कार्बोनिल कार्बन। कार्बोनिल कौन सी होती है, वो कार्बन जिस पर कीटोन या एल्डिहाइड ग्रुप था। तो अगर आप देखो मैंने कैसे बनाया बीटा डी ग्लूकोज, CH2OH H, H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे, H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे, इसको मैंने बीटा डी ग्लूकोज बोला। आप क्या करोगे, बीटा डी ग्लूकोज को ड्रॉ करके, ध्यान सुनेंगे, बीटा डी ग्लूकोज को ड्रॉ करके 2 से 3 बार ड्रॉ करना है आपको। कितनी बार ड्रॉ करना है, 2 से 3 बार। अब इसकी फर्स्ट पोजीशन को चेंज कर दिया तो अल्फा बोला। मैं कैसे याद रखता हूं, मैं ऐसे याद रखता हूं बेटा, मैं इसको ऐसे याद रखता हूं, मैं कहता हूं कि यार जो बीटा डी ग्लूकोज है ना, उसमें ट्रेंड फॉलो हुआ है, मतलब यहाँ OH नीचे आके OH ऊपर गया है, तो इसको मैं याद रखता हूं ये अलोंग ट्रेंड था, यस। और ये वाला जो था बेटा वो अगेंस्ट ट्रेंड था, क्या था, अगेंस्ट ट्रेंड था, ऐसे याद करता हूं। तो आपने क्या करना है, 1 मिनट के लिए लेक्चर रोकना है, अल्फा और बीटा डी ग्लूकोज रफ पेज पे 2 से 3 बार ड्रॉ करना है। अगर जो बच्चा कर लेगा उसको आगे कार्बोहाइड्रेट में ज्यादा समझ में आएगा। अब मान लो मुझे गैलेक्टोज बनाना है, आपको याद है मैंने क्या बोला था, गैलेक्टोज में क्या फर्क होता है सर, C4 में फर्क होता है। तो आप क्या करो, बिल्कुल बीटा डी ग्लूकोज जैसा बनाओ, ऐसे CH2OH H, ये वाली पोजीशन छोड़ दो, बिल्कुल सेम बना दो। देखो CH2OH H, OH H, HOH, OH H, नंबर भी डाल देते हैं, ऐसे यहां बना लेते हैं। देखो CH2OH H, HOH, OH H, HOH, यहाँ पे क्या कर दिया, HOH। इसको रुक जाते हैं अभी इसको। अब मेरी बात सुनो, जैसा अल्फा डी ग्लूकोज बनाया बिल्कुल सेम बनाया, पर मैंने कहा कुछ नहीं चेंज। मान लो ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। ऐसे यहाँ पर ये 1 है, 2, 3, 4, 5, 6 कार्बन ये हो गई। मैं आपको ये कह रहा हूं कि बीटा डी ग्लूकोज में अगर ये C4 पे चेंज कर दो, चेंज करने का मतलब है OH ऊपर ले लो और H नीचे, तो ये OH मैंने देख रहा हूं यहां पर OH ले लिया और यहां ले लिया, इसको कहते हैं बीटा डी गैलेक्टोज। तो आप बीटा डी गैलेक्टोज सिंपल बना सकते हो अगर आपको बीटा डी ग्लूकोज याद है। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बीटा डी ग्लूकोज को कम से कम 3-4 बार ड्रॉ करो। तो आप बीटा डी ग्लूकोज को ड्रॉ करो और उससे आपके पास क्या बन जाएगा, बीटा डी गैलेक्टोज बन जाएगा। चेंज किस पर है, C4 पे है। तो ये चीज समझ में आ गई, क्लियर है। तो हमने यहां पर क्या लिखा है बेटा, हमने एक वर्ड लिखा था एपीमर। तो हमारे पास क्या है, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज एंड बीटा डी गैलेक्टोज आपस में एपीमर हैं, यस और नो। ऐसे बीटा डी ग्लूकोज और फिर बीटा डी मेनोज C2 पर होगा, किस पर होगा, C2 पर। ये किस पर था, C4 पर। याद आ रहा है, ये एपीमर थे, ठीक है सर। अब ऐसे ही मान लो मुझे अल्फा बनाना हो, तो अल्फा में भी ये OH ऊपर ले लेंगे, यहां H, मतलब ये और ये बिल्कुल सेम है, फर्क कहां पर है, सिर्फ C4 पे। तो इसको लिखेंगे अल्फा डी गैलेक्टोज। तो मैंने आपको क्या सिखाया, मैंने कहा कि यार सिर्फ ग्लूकोज याद कर लो, बीटा डी ग्लूकोज, बीटा डी ग्लूकोज याद कर लो, CH2OH H, H ऐसे करके। उसके बाद क्या करो, फर्स्ट पे चेंज करोगे तो अल्फा डी ग्लूकोज बनेगा, फोर्थ पे चेंज करोगे तो गैलेक्टोज अलग शुगर बनेगी। अब मान लो मुझे फ्रक्टोज ड्रॉ करना है, तो देखो फ्रक्टोज की खास बात क्या है, मुझे बताओ फ्रक्टोज का क्या फॉर्मूला है। स्वीटेस्ट शुगर होती है C6H12O6 ही है, मतलब इसमें भी 6 कार्बन है। रिंग में कितनी है सर, 4 है, 4 है, तो एक कार्बन यहां बाहर होगी, ध्यान से देखना। हमने क्या किया, ऐसे ड्रॉ किया, यहां से चालू किया, CH2OH H, H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे, राइबोज जैसा दिख रहा है, पर इसके रिंग में 4 कार्बन है तो 2 बाहर होंगी। अब मैंने क्या किया, OH को नीचे ले लिया जैसे यहां ऊपर था, यहां लिखना पड़ेगा मुझे CH2OH, क्योंकि
फ्रक्टोज 6 कार्बन का है, रिंग में 1 2 3 4 ही कार्बन है, तो 2 कार्बन बाहर होनी चाहिए। और क्योंकि फ्रक्टोज कीटोज था तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये सेकंड कार्बन है जो इसकी कार्बोनिल है। देखो ये हमारे पास सेकंड कार्बन है, ध्यान से देखो फ्रक्टोज में क्या है, ये सेकंड कार्बन है, ये वाली जिसने बॉन्ड बनाया था, तो ये वाली कार्बन रिंग के बाहर है और ये वाली कार्बन, तो ये फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन रिंग के बाहर है। यही तो पढ़ा है हमने, फर्स्ट और सिक्स्थ कार्बन क्या है, रिंग के बाहर है। तो फ्रक्टोज हमने कैसे बनाया, ये यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। इसको हमने लिखा है, इसको हमने लिखा है क्योंकि ये ट्रेंड के अनुसार जा रहा है, अल्फा डी फ्रक्टोज लिखा है। आप याद रखो कि ग्लूकोज को जब याद करते हैं तो ग्लूकोज में बीटा डी ग्लूकोज अलोंग ट्रेंड है, फ्रक्टोज में अल्फा डी फ्रक्टोज ट्रेंड के अनुसार गया है। सर ये याद कैसे होगा, सबसे पहले आपको ये ड्रॉ करना है पॉज करके 2 बार, उसके बाद इसकी मदद से ये बनाना है, इसकी मदद से ये बनाना है, और फिर इसकी हेल्प से ये बनाना है। दिमाग में चीजें याद रखनी है कि C1 पर चेंज करूंगा तो अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज बनते हैं, अगर C4 पर चेंज करूंगा तो बीटा से बनेगा बीटा डी गैलेक्टोज, अल्फा से बनेगा अल्फा डी गैलेक्टोज। अब अगर मैं बात करता हूं आपसे कि एनोमर्स क्या होते हैं, जो C1 पर चेंज होते हैं ना कार्बोनिल कार्बन पर, ठीक है। अब जरा इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं, इसको भी ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ क्या है सर, CH2OH है, यहाँ नीचे H लिखेंगे, H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे। अब मान लो मैं OH ऊपर रख दूं, CH2OH नीचे रख दूं, तो इसका मतलब ये हो गई फर्स्ट कार्बन, ये हो गई सेकेंड, ये हो गई थर्ड, ये हो गई फोर्थ, ये हो गई फिफ्थ, ये हो गई सिक्स। एक स्पेशल बात सुनो, ग्लूकोज में और गैलेक्टोज में C1 पे घूम रहा है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि एनोमर क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज आपस में एंड बीटा डी ग्लूकोज ये आपस में एनोमर्स हैं, मतलब इनकी इस कार्बोनिल कार्बन पे घूम रहा है। ऐसे ही अल्फा डी गैलेक्टोज और बीटा डी गैलेक्टोज आपस में एनोमर हैं। एनोमर मतलब वो किस पर घूम रहे हैं, वो इस C1 कार्बन पर। देखो ये और ये यहां पर फर्क है भाई, ये और ये बिल्कुल सेम है, यहां फर्क है। यहां तक समझ में आ रही है। ऐसे ही जब हम फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं, ध्यान सुनेंगे, फ्रक्टोज की बात कर रहे हैं तो फ्रक्टोज में अल्फा डी फ्रक्टोज और बीटा डी फ्रक्टोज ये भी एनोमर है, लेकिन यहां पर उनमें चेंज किसमें है बेटा, चेंज किसमें है, चेंज है हमारे पास C1 पे। किस पे चेंज है हमारे पास, देखो इन दोनों में C1 पर है, इसमें C2 पर है, मतलब ये जो C2 कार्बन है इस पर घूम रहा है। आप देख रहे हो ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया यहां पर। तो अगर आपसे पूछा जाए फ्रक्टोज में ये एनोमर, एनोमर मतलब होता है कि अल्फा डी ग्लूकोज बीटा डी ग्लूकोज, अल्फा डी, तो इनमें एनोमर वाली कार्बन कौन सी है, C1 है जिस पे घूम रहा है। फ्रक्टोज में एनोमरिक कार्बन कौन सी है, C2 है। ये समझ में आ रहा है क्यों, क्योंकि ये डिपेंड करता है कार्बोनिल ग्रुप कौन से में है। फ्रक्टोज में कार्बोनिल, कार्बोनिल मतलब कीटोन एल्डिहाइड वाला ग्रुप C2 पर था, कीटोन। क्लियर है। ग्लूकोज गैलेक्टोज मैनोज जो हैं उनमें C1 पोजीशन एनोमर है, क्यों, क्योंकि उनकी कार्बोनिल कार्बन 1 पे थी। फ्रक्टोज में कार्बोनिल कार्बन किस पे थी बेटा, C2 पे। ये चीज आ रही है, याद हो रही है, कर लोगे, ठीक है। अब आ जाओ, अब हम बात करते हैं डाइसैकेराइड्स की। किसकी बात कर रहे हैं, डाइसैकेराइड्स की। इसको क्या करोगे भाई, आप कैसे याद करोगे, ग्लूकोज और गैलेक्टोज आपस में क्या है, एपीमर है, सही है। अल्फा डी बीटा डी और अल्फा डी आपस में क्या है, एनोमर है। बीटा डी गैलेक्टोज और अल्फा डी गैलेक्टोज एनोमर है। एनोमरिक कार्बन, कार्बोनिल कार्बन यहाँ C1 है, यहाँ C2 है। अब हम क्या करेंगे, आपने क्या करना है, यहाँ लेक्चर रोक लेना है। आपने इन तीनों को, मतलब इसको, इसको और इसको 3-3 4-4 बार ड्रॉ करना है। जो बच्चा करेगा बेटा उसको फायदा होगा, क्योंकि चीजें ऐसे ही याद होती हैं और कोई तरीके नहीं होते इनके। और लॉजिक क्या बताया था आपको याद करने का, भाई 1 ऐसे ड्रॉ करो, आखिरी वाला अलोंग ट्रेंड है, यहाँ आखिरी वाला अगेंस्ट ट्रेंड है। आखिरी वाला मतलब जो काउंटिंग वहां से कर रहे हो, फर्स्ट की बात करें। अब आ जाओ, मान लो माल्टोज की बात करते हैं। माल्टोज क्या होता है बेटा, मैं 2 ग्लूकोज लिंक करता हूं। अब जब 2 ग्लूकोज लिंक करते हैं तो उसके लिए एक बॉन्ड होता है, उस बॉन्ड को कहते हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। क्या बोलते हैं, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड।
तो जब आप ये देखो कि डायसैक्राइड का मतलब है आपने दो मोनोसैक्राइड यूनिट जोड़ दिए हैं। दो ग्लूकोज क्या है, मोनोसैक्राइड है। आप इनका स्ट्रक्चर जब ड्रॉ करोगे तो ये ऐसा आएगा। आपने स्ट्रक्चर अल्फा डी, दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है, कौन से वाले जोड़ रहे हो, अल्फा डी ग्लूकोज जोड़ रहे हो। कौन से जोड़ रहे हो आप, अल्फा डी ग्लूकोज जोड़ रहे हो दोनों केस में। तो यहां पर आपने कैसे ड्रॉ किया, CH2OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ OH। यहां पर आपने H और OH लिख दिया। आपको याद है अगेंस्ट स्ट्रैंड था, नंबर डाल देते हैं। ये फर्स्ट कार्बन हो गई, ये सेकेंड हो गई, ये थर्ड हो गई, ये फोर्थ हो गई, ये फिफ्थ हो गई, ये सिक्स हो गई। सेम यहां ड्रॉ कर लेते हैं। ये CH2OH है, यहाँ H है, H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे, H ऊपर OH नीचे, ये दिख रहा है आपको। ऐसे ही यहां पर H और OH। अब ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है, ठीक है सर। अब यहां पर ये वाली कार्बन फर्स्ट है, तो ये वाली कौन सी हो गई, फोर्थ, ये सेकंड हो गई, ये थर्ड हो गई। अब क्या हो रहा है, इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है। अगर आप ध्यान से देखेंगे, इसके बीच में यहां बॉन्ड बन रहा है, पानी निकलेगा, यहां पर पानी निकल जाएगा, इसके बीच में बॉन्ड बनेगा। तो यहां पर लिख दो -H2O, क्लियर है। अब इसका मतलब यहां पर ऐसे बॉन्ड बन गया। ये कौन सी कार्बन थी बताओ सर, ये वाली थी फर्स्ट और ये वाली थी फोर्थ। इसको कहते हैं अल्फा 1,4 लिंकेज आ गई। इसका 1 आ गया, इसका 4 आ गया, और दोनों अल्फा डी ग्लूकोज है। अल्फा 1,4 लिंकेज कह रहे हैं। इस बॉन्ड का नाम क्या होता है, ग्लाइकोसिडिक। क्या नाम है, ग्लाइकोसिडिक। इसे कह रहे हैं माल्टोज। तो माल्टोज क्या होता है, दो अल्फा डी ग्लूकोज अल्फा 1,4 लिंकेज से जुड़ते हैं, इसे माल्टोज कहते हैं। क्या बोलते हैं, माल्टोज। अब आप देख पा रहे हो यहां 1 फ्री है, फ्री मतलब इसका किसी से बॉन्ड नहीं बना है, ठीक है। अब जरा लैक्टोज बनाते हैं। देखो लैक्टोज कैसे बनेगा, आपने लिखना है यहां पर बीटा डी गैलेक्टोज, यस, और यहां लिखना है बीटा डी ग्लूकोज, और इनको आपस में जोड़ देना है। तो अगर मैं आपसे कहूं कि माल्टोज का क्या फॉर्मूला है, फॉर्मूला क्या आएगा माल्टोज का, माल्टोज का क्या फॉर्मूला आएगा, C12H22O11। क्यों, क्योंकि C12 के बाद H24 और O12 होना चाहिए था, लेकिन पानी निकल गया ना बॉन्ड बनने से, तो ये आ गया, क्लियर है। अब लैक्टोज की बात कर लेते हैं। हमने यहां पर बनाना है बीटा डी गैलेक्टोज। याद करो कैसे बनाते हैं सर, CH2OH, यहाँ H, फिर यहाँ H OH, OH H, H OH, और इसको ऊपर ले जाते हैं OH और H, ठीक है। बिल्कुल सेम है, फर्क यहां पर है, यहां पर OH और H आता है, तो यहां पर क्या आ जाएगा, ऊपर OH आ जाएगा, H आ जाएगा। मतलब मैंने क्या बोला है, बीटा डी गैलेक्टोज पे ये जो फोर्थ पोजीशन होती है, इसकी फोर्थ, यहाँ OH नीचे, यहाँ OH ऊपर, यही फर्क होता है। अब क्या करोगे आप, इसके बीच में बॉन्ड बना दोगे, इस OH और OH के बीच में, तो आपको ऐसा दिखेगा कि यहां से ऐसे बॉन्ड बनता हुआ, ऐसा, ये दिख रहा है, ये OH और ये OH ने बॉन्ड बना लिया। इसको हम लैक्टोज कह रहे हैं। लैक्टोज मिल्क शुगर होती है और कहीं मिलती नहीं है। लैक्टोज क्या होती है बेटा, मिल्क शुगर होती है। लैक्टोज का फॉर्मूला क्या आएगा, सेम यही फॉर्मूला आएगा, C12H22O11, सॉरी H22O11, क्लियर है। तो अगर आप ध्यान से देखो, हमने माल्टोज जो बनाया, माल्टोज में हमारे पास अल्फा डी ग्लूकोज है और उस अल्फा डी ग्लूकोज है, यस और नो। लिंकेज का नाम अल्फा 1,4 है। हमने लैक्टोज नाम का डायसैक्राइड बनाया, उसमें अल्फा डी, सॉरी बीटा डी गैलेक्टोज है, ध्यान से सुने, बीटा डी गैलेक्टोज है, और उसके साथ बीटा डी ग्लूकोज है, लिंकेज बीटा 1,4 है, यस और नो। और ऐसे ही अब हम सुक्रोज बनाएंगे। तो आप एक चीज देख पा रहे हो, ग्लूकोज इसमें भी है भाई, माल्टोज में 2 ग्लूकोज है, लैक्टोज में 1 ग्लूकोज है। सुक्रोज में क्या होता है, अल्फा डी ग्लूकोज जुड़ता है बीटा डी फ्रक्टोज से। किससे जुड़ता है, बीटा डी फ्रक्टोज से। क्लियर है कि नहीं है, यस। तो अब मैंने क्या किया, यहां पर ये देखो, मैं इस तरीके से गया हूं, मैंने यहां पर क्या किया है, यहां बनाया है CH2OH, यहां H है, यहां H है, यहां OH है, यहां OH है, यहां H है,
यहाँ H है, यहाँ OH है, मुझे बनाना है अल्फा डी ग्लूकोज। कैसे बनाऊंगा? हाँ भाई, सो रहे हैं जो बैठ के, कैसे बनाऊंगा सर दिखाओ। यहाँ 1 है, ये 2, 3, 4, 5, 6, OH नीचे आएगा, H ऊपर आएगा। समझ में आ रहा है? OH, तो ये बन गया कौन सा? अल्फा डी ग्लूकोज। अब मुझे बनाना है बीटा डी फ्रक्टोज। तो बीटा डी फ्रक्टोज अगेन स्टैंड होता है CH2OH H, H ऊपर OH नीचे, OH ऊपर H नीचे। OH आना तो नीचे चाहिए था, ऊपर चला जाएगा और यहाँ CH2OH आ जाएगा। ठीक है, अब मैं इस पे नंबर डाल रहा हूँ। ये 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ये 6 है। अब इसके बीच में बॉन्ड बन रहा है, आप देखो बॉन्ड किसके बीच में बन रहा है? यहाँ पर, ये वाला। तो आप देख पा रहे हो, इसे सुक्रोज कहते हैं। तो अगर आप ध्यान से देखो, ये 1 कार्बन कार्बोनिल कार्बन और ये सेकंड कार्बन भी कार्बोनिल कार्बन है। इन दोनों के OH ने बॉन्ड बना लिया है। तो सुक्रोज में अल्फा डी ग्लूकोज और बीटा डी ग्लूकोज है। बॉन्ड कैसे लिखोगे? आप लिखोगे अल्फा, है ना, ग्लूकोज है और जिसका 1 यूज हो रहा है। ठीक है, और वो किसके साथ जुड़ रहा है? 2 के साथ। किस में? 2 में क्या है? बीटा है। किसका? उसका, किसका? फ्रक्टोज का। ये देखो, मतलब मैंने कैसे लिखा है बॉन्ड, देखो अल्फा डी ग्लूकोज का 1 है, सेकंड है बीटा डी फ्रक्टोज का, तो 1-2 लिंकेज है। तो अगर आप देखोगे तीनों के फॉर्मूले सेम है, तीनों डायसैकराइड है। माल्टोज में ग्लूकोज और गैलेक्टोज है, लैक्टोज में गैलेक्टोज और ग्लूकोज है, सुक्रोज में ग्लूकोज और फ्रक्टोज है। ग्लूकोज तीनों में है, माल्टोज में एक एक्स्ट्रा ग्लूकोज है, लैक्टोज में एक एक्स्ट्रा गैलेक्टोज मतलब गैलेक्टोज है, और सुक्रोज में फ्रक्टोज है। अगर आप ध्यान से देखो, एक चीज और यहां पर ऑब्जर्व करने वाली है, क्योंकि यहीं से रिड्यूसिंग नॉन रिड्यूसिंग बताऊंगा। ये इसकी फर्स्ट कार्बन यहां पर फ्री है, इसने कोई बॉन्ड नहीं बना रखा। यहां पर भी इसकी फर्स्ट कार्बन किसकी? ग्लूकोज की फ्री है। लेकिन यहां पर ये कार्बोनिल कार्बन और ये कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो गई है। हम एक कॉन्सेप्ट पढ़ते हैं जिसे हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर। क्या पढ़ते हैं? रिड्यूसिंग शुगर पढ़ते हैं। तो हम रिड्यूसिंग शुगर में क्या पढ़ते हैं बेटा? हम रिड्यूसिंग शुगर में क्या पढ़ते हैं? रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जो टॉलरेंस, टॉलरेंस एक रिएजेंट होता है जिसमें Ag+2 प्लस होता है, उसको अगर Ag में कन्वर्ट कर दे, और एक सॉल्यूशन होता है फैलिंग्स, ये रिएजेंट होते हैं, इसमें कॉपर होता है +2, इसको ये कॉपर में कर दे। तो रिड्यूसिंग शुगर वो होती है जो इन सॉल्यूशन को, रिड्यूसिंग क्या होती है बेटा? जो क्या करती है? जो टॉलरेंस एंड फैलिंग सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे। मेरी बात समझ में आ रही है? उस सॉल्यूशन को रिड्यूस कर दे। और उसके लिए क्या होना चाहिए? उसके लिए कंडीशन है, रिड्यूसिंग शुगर के लिए कंडीशन है कि फ्री कार्बोनिल ग्रुप होना चाहिए, कार्बोनिल ग्रुप किसी से बॉन्ड ना बनाए। ठीक है, तो जितने मोनोसेक्राइड हैं, कौन कौन से? ग्लूकोज, गैलेक्टोज, फ्रक्टोज, ये सारे रिड्यूसिंग है, क्योंकि भाई इसके तो ये तो मोनोसेक्राइड, इन्होंने तो कोई बॉन्ड बनाया नहीं है। और माल्टोज और अभी मैंने बताया था लैक्टोज, ये भी रिड्यूसिंग है। क्यों? क्योंकि इन्होंने भी बॉन्ड नहीं बनाया हुआ, इन्होंने भी किसी प्रकार का कोई बॉन्ड नहीं बनाया। तो अगर ये टॉलरेंस और फैलिंग रिएजेंट को रिड्यूस कर रहा है तो इसको रिड्यूसिंग शुगर कह रहे हैं। क्लियर है? और आप अगर ध्यान से देखो, हमारे पास इसकी ये कार्बन देख रहे हो, ये क्या है? माल्टोज। इसकी ये वाली देखो, ये वाली कार्बोनिल कार्बन ने बॉन्ड बना लिया 4 के साथ, इस 1 ने बॉन्ड बना लिया 4 के साथ, ये 1 टेस्ट देता है। तो पर यहां ये 1 फ्री है, यहां पर ये 1 फ्री है। लेकिन सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग, इसकी इस वाली शुगर की और इस वाली शुगर की दोनों कार्बोनिल कार्बन किस में इन्वॉल्व होगी? बॉन्ड में। तो सुक्रोज जो होता है वो क्या होता है? नॉन रिड्यूसिंग है। क्यों नॉन रिड्यूसिंग है? क्योंकि वो टेस्ट नहीं देता। कौन से टेस्ट नहीं देता है? नॉट गिव टॉलरेंस एंड फैलिंग टेस्ट। और उसका एक रीजन है, उसका रीजन है क्यों नहीं देता बेटा वो। क्यों नहीं देता? क्योंकि कार्बोनिल कार्बन कहां इन्वॉल्व हो गया है? कार्बोनिल कार्बन इन्वॉल्व है बॉन्ड में। कहां इन्वॉल्व है? बॉन्ड फॉर्मेशन में। कहां इन्वॉल्व है? बॉन्ड फॉर्मेशन में। यहां तक समझ में आ रहा है?
यहां तक समझ में आ रहा है? ठीक है, तो हमारे पास ये जो है ये देखो, ये ग्लूकोज है, ये फ्रक्टोज है, इसकी ये फर्स्ट कार्बन है, इसकी ये सेकेंड कार्बन है, इसने बॉन्ड बना लिया। अब ये गैलेक्टोज है, इसकी ये फर्स्ट कार्बन है, इसकी 4 है, इसने बॉन्ड बना लिया। अब रेफिनोज को हम कहते हैं ट्राइसैकेराइड। अब आप देख के बताओ क्या रेफिनोज, मुझे कमेंट में बताना, रेफिनोज रिड्यूसिंग है या नॉन रिड्यूसिंग, आप खुद देख लो। भाई ये वाली कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड बना रही है, ये कार्बोनिल कार्बन मतलब एनोमरिक कार्बन बॉन्ड बना रही है, ये बना रही है। तो रेफिनोज एक ट्राइसैकेराइड होता है जिसमें 2 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड होते हैं, इसमें गैलेक्टोज, ग्लूकोज और फ्रक्टोज तीनों होते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हमने क्या कॉन्सेप्ट पढ़ लिया? हमने पढ़ा ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, फ्रक्टोज, गैलेक्टोज का। फिर हमने 3 डायसैकेराइड पढ़े हैं, कौन कौन से? माल्टोज जिसमें अल्फा 1,4 लिंकेज है, लैक्टोज जिसमें बीटा 1,4 है, और सुक्रोज जिसमें अल्फा 1,2 है। हमने देखा कि सुक्रोज नॉन रिड्यूसिंग होता है क्योंकि उसकी दोनों कार्बोनिल कार्बन बॉन्ड बनाने में इन्वॉल्व हो जाती है। कहाँ इन्वॉल्व हो जाती है? बॉन्ड बनाने में। क्या इतनी चीज समझ में आ रही है? ठीक है, अब हम क्या पढ़ेंगे? अब मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूं पॉलीसैकेराइड्स। पॉलीसैकेराइड का क्या मतलब है? देखो, जैसे ग्लूकोज को मैंने मोनोसैकेराइड बोला, अब मैंने 2 ग्लूकोज जोड़ा तो डाइसैकेराइड बोला, माल्टोज बना दिया। अगर मैं हो सकता है बहुत सारे ग्लूकोज जोड़ के पॉलीसैकेराइड बनाऊंगा, पॉली मतलब बहुत सारे। अब पॉलीसैकेराइड 2 तरीके के होते हैं, एक जो किसी सेल में स्टोरेज का काम करते हैं, जैसे कि स्टार्च हो गया, ग्लाइकोजन हो गया, यस ग्लाइकोजन हो गया, और हमारे पास क्या हो गया? इन्यूलिन नाम का हो गया जो फ्रक्टोज का पॉलीमर होता है। स्ट्रक्चरल में आ जाते हैं सेलुलोज, ये सेल वॉल में होते हैं, सेलुलोज, काइटिन और क्या है? पेप्टाइडोग्लाइकेन। ये होते हैं हमारे पास स्ट्रक्चरल। क्या होते हैं बेटा? स्ट्रक्चरल होते हैं। अब ध्यान से देखना, आप ऐसे समझो, ये मेरे पास अल्फा डी ग्लूकोज है, ये रहा, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, ये अल्फा डी ग्लूकोज है, और ये भी अल्फा डी ग्लूकोज है। ऐसे ये सारे अल्फा डी ग्लूकोज है। आप मुझे बताओ, माल्टोज में जब मैंने अल्फा डी ग्लूकोज को जोड़ा था, ये सारे अल्फा डी ग्लूकोज है, तो कैसे जोड़ा था? सर आपने 1 और 4 लिंकेज बनाई थी, ये 1 था और ये 4 था, ये ऐसे ही आपने 1,4 लिंकेज बनाई थी। ये क्या था? 1 था, ये 4 था। अब यहां पर ये जो 1 है वो यहां पर CH2 जो 6 है उसके साथ जुड़ जाता है, पर ये वाला 1,4 है, ये वाला 1,4 है। ये स्ट्रक्चर स्टार्च का है। स्टार्च का स्ट्रक्चर कैसे होता है आप समझो, कि हमारे पास ये जो ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं, ये सारे ग्लूकोज के मॉलिक्यूल हैं। तो ग्लूकोज कौन सा? अल्फा डी ग्लूकोज। तो एक का 1 दूसरे के 4 के साथ जुड़ रहा है, इसका इसका 1 इसके 4 के साथ जुड़ रहा है, ऐसे बन रहा है। तो ये जो बॉन्ड है, ये वाला, ध्यान सुन बच्चे, ये वाला जो बॉन्ड है ये अल्फा 1,4 लिंकेज है जैसी माल्टोज में होती है। अब ये वाला ग्लूकोज जो है, ध्यान से देख बच्चे, ये वाला ग्लूकोज भी ऐसे ही चेन बनाता हुआ बढ़ रहा है। अब यहां पर ये वाला ग्लूकोज और ये कैसे जुड़े हैं मैं बताता हूं। इसको कह रहे हैं अल्फा 1,6। 1 किसका होगा? इसका। इसका जो 1 है इसके 6 के साथ जुड़ गया, तो इसको कहते हैं ब्रांच। तो आपको ये समझना पड़ेगा स्टार्च कैसा होता है, स्टेट चेन होती है अल्फा 1,4 की, और कहीं कहीं पर जहां जहां ब्रांचिंग है वहां पर ये 1,6 के साथ बॉन्ड बना लेता है। ये स्ट्रक्चर है स्टार्च का, कि 1,4 ऐसे आपका जुड़ता चला जाता है, ऐसे ऐसे 1,4 जुड़ता चला जाता है इस तरीके से, और ब्रांच जब बनाएगा वो ब्रांच कैसे बनाएगा मुझे बताओ। ये ब्रांच अल्फा 1,6 है, सही है? क्या है? अल्फा 1,6। और ये अल्फा डी ग्लूकोज में 1,4 लिंकेज है। अगर आप ध्यान से देखोगे इधर 4 होगा, ये 4 होगा कि नहीं होगा? यहां बताओ, ये 4 होगा, यहां 4 होगा, यहां 4 होगा। इसको राइट साइड कह रहे हैं। ये 1 है, ये फ्री है, ये रिड्यूसिंग है। एनसीईआरटी लिखती है राइट साइड रिड्यूसिंग होता है ना? पॉलीसैकेराइड में कह रहा है कि राइट साइड जो है, राइट साइड में एक शुगर, एक ग्लूकोज होता है जिसका ये वाला 1 फ्री होता है। आप खुद से देखेंगे, मान लो ऐसे मैं चेन बनाता चला जाऊं, ऐसे इस तरीके से चेन बनाता चला जाऊं, तो ये 1 है जो फ्री होगा। देखो ये 1,4 1,4, यहां 1 ने 6 के साथ, तो जहां जहां ब्रांचिंग है वहां 1,6 है। ये स्टार्च का स्ट्रक्चर है। आपकी एनसीईआरटी ने ऐसा स्ट्रक्चर दिखा रखा है आपको, ठीक है? तो अगर आप ध्यान से देखो, स्टार्च का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा बना है,
दिख रहा है आपको? ऐसा, ये देख रहे हो, ऐसा स्ट्रक्चर है। इसमें क्या होता है बेटा, इसमें क्या होता है, ये वाला जो हिस्सा है, ध्यान सुनेंगे, इसमें क्या होता है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, जिसमें सिर्फ हमारे पास, सिर्फ हमारे पास ये है, देखो ध्यान से देखना, ये वाला जो हिस्सा है इसको कहते हैं अमाइलोज। इसको हम क्या बोलते हैं, अमाइलोज। ये अमाइलोज होता है, इसमें ग्लूकोज के बीच में, जैसे मैं इस इतने की बात कर लूं, ये इसमें सिर्फ अल्फा 1,4 लिंकेज होती है। अब ये वाला जो हिस्सा होता है जो 80% है स्टार्च का, इसको कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। क्या बोलते हैं, अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन में अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 दोनों होती है। आप देखो ये रही 1,6, यहाँ पे 1,4 होगी ही। ये कितना परसेंट स्टार्च का होता है, 20% होता है स्टार्च का। ये कितना होता है, 80% होता है स्टार्च का। यस, ये वाटर सॉल्युबल होता है, पानी में घुलता है। और ये क्या करता है, ये हेलिक्स फॉर्म करता है। हेलिक्स फॉर्म करता है जिसमें आयोडीन ट्रैप होता है। आयोडीन ट्रैप होकर वो ब्लू ब्लैक कलर देता है। आपने पढ़ा ना, स्टार्च ब्लू ब्लैक कलर देता है, वो देता है। ये क्या है, वाटर इनसॉल्युबल होता है। वाटर इनसॉल्युबल होता है। मैं अगर आपसे सिंपल भाषा में पूछूं, अगर आप समझ पाओ, मैं ये कह रहा हूं बेटा, स्टार्च में ये इस तरीके से घूम जाता है। ये देखो, ये दिख रहा है आपको, ये जो अमाइलोज है उसमें ये ऐसे हेलिक्स बन जाता है, ऐसे। अब इस हेलिक्स में मेरे पास ये आयोडीन है, ये ट्रैप हो जाता है ऐसे। ये जो आयोडीन के मॉलिक्यूल्स हैं वो यहां फंस जाते हैं, इसके बीच में, यहां पर ये आयोडीन है। उसकी वजह से जो अमाइलोज वाला हिस्सा है वो टेस्ट दे पाता है, कौन सा, किसके साथ, उसके साथ, आयोडीन के साथ। तो आप पढ़ रहे हो पॉलीसेकेराइड, आप पढ़ रहे हो स्टार्च का स्ट्रक्चर। स्टार्च जो है वो किसका पॉलीमर होता है, अल्फा डी ग्लूकोज का। अल्फा डी ग्लूकोज दो तरीके से जुड़ता है, एक बनाता है अल्फा 1,4, एक अल्फा 1,6 लिंकेज। स्टार्च बहुत बड़ा मॉलिक्यूल है, उसके एक हिस्से को कहते हैं अमाइलोज और उसके एक हिस्से को कहते हैं अमाइलोपेक्टिन। अमाइलोपेक्टिन जो है वो मतलब ब्रांच ज्यादा होता है, उसमें 1,4 और 1,6 लिंकेज दोनों होती है। आपको ये ध्यान रखना है कि जो ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है, ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर है वो सिमिलर होता है अमाइलोपेक्टिन के। स्ट्रक्चर सिमिलर है बेटा। कैसे, किसके सिमिलर है, सिमिलर है किसके, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन। किसके सिमिलर है, अमाइलोपेक्टिन के सिमिलर है। क्या मेरी बात समझ में आ रही है? ग्लाइकोजन का स्ट्रक्चर अमाइलोपेक्टिन के बिल्कुल जैसा होता है, अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है। ये बात आपको दिमाग में बिठानी है। देखो ये स्टार्च का वो डायग्राम है जो आपकी एनसीईआरटी ने दे रखा है, ये देख लो। ये देखो यहाँ पे जहाँ ब्रांचिंग है, यहाँ पर ये क्या है, 6 है, ये क्या है, 1 है, तो ये 1,6 हो गई। ये 1 है और ये 4 है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम है, ये 1 है 4 है, तो ये क्या हो गई, अल्फा 1,4 हो गई। ये स्टार्च का डायग्राम है। तो यहाँ ऐसे 1,4 लिंकेज से जुड़ता हुआ आ रहा है ऐसे। यहाँ पे ब्रांचिंग है, यहाँ ब्रांचिंग है, यहाँ ब्रांचिंग है। अब इसका ये राइट साइड का एंड है, यहाँ पे रिड्यूसिंग हो सकता है। ठीक है, अब बात करते हैं स्टार्च और ग्लाइकोजन की। स्टार्च कैसा बनाया हमने, देख, स्टार्च ऐसा बनाया, स्टार्च हमने ऐसा बनाया है। इस तरीके के स्ट्रक्चर को स्टार्च कह रहे हैं, जिसमें 1,4 भी है और 1,6 भी है। अब आप मेरे को बताओ, इसको ग्लाइकोजन कह रहे हैं। आपको कोई डिफरेंस दिख रहा है? दिखेगा। क्या डिफरेंस है कि ये ज्यादा ब्रांच है, ग्लाइकोजन दिख रहा है जल्दी ब्रांच हो रहा है, ये बहुत लंबी चेन के बाद ब्रांच हो रहा है, ये जल्दी ब्रांच हो रहा है। तो स्टार्च जो होता है, स्टार्च जो होता है उसमें अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 होती है, वो लेस ब्रांच होता है। और क्योंकि, ध्यान सुनेंगे, लेस ब्रांच होता है, उसमें अमाइलोज होता है प्लस अमाइलोपेक्टिन होता है। याद करो, यस। और ये प्लांट में स्टोरेज है, किस में स्टोरेज है, प्लांट में। अगर आप ग्लाइकोजन की बात करें, इसमें भी अल्फा 1,4 और अल्फा 1,6 लिंकेज है, पर ये सिमिलर है अमाइलोपेक्टिन के, सिमिलर टू अमाइलोपेक्टिन है। इस वजह से ये जल्दी ब्रांच हो रहा है। ये क्या है बेटा, मोर ब्रांच है।
ये कैसे है, ज्यादा जल्दी ब्रांच हो रहा है। ऐसे ही मेरे पास फ्रक्टोज शुगर का एक पॉलीमर होता है, उसको इन्यूलिन कहते हैं। क्या बोलते हैं, इन्यूलिन। इन्यूलिन किसका पॉलीमर है, फ्रक्टोज का। ये फ्रक्टोज है, ये फ्रक्टोज है। तो तीन हैं आपको जो याद रखने हैं, एक स्टार्च, एक ग्लाइकोजन, एक इन्यूलिन। ये तीनों स्टोरेज पॉलीसेक्राइड हैं। क्या है बेटा, ये तीनों स्टोरेज पॉलीसेक्राइड्स हैं। यस। अब हम बात करते हैं स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड की। ये क्या होता है, देखो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड जैसे इसका नाम बता रहा है, स्ट्रक्चर बनाएगा। किसका, कौन सा स्ट्रक्चर बनाएगा, सेल वॉल बनाएगा। तो स्ट्रक्चरल पॉलीसेकेराइड का जो एग्जांपल है वो हमारे पास क्या है, सेलुलोज है। वो हमारे पास क्या है, सेलुलोज है। सुनना ध्यान से, वो सेलुलोज है। सेलुलोज में क्या होता है कि ये बीटा शुगर है, ये क्या है, बीटा 1,4 है। और बीटा 1,4 इस तरीके से लगी हुई होती है, ऐसे इस तरीके से बीटा 1,4 आपकी लगी हुई होती है, ऐसे ऐसे। मतलब क्या हुआ, आप समझो। बीटा में यहां नीचे OH होगा, और ये कौन सी कार्बन है, 4, ये 1 है। तो बीटा डी ग्लूकोज को अगर मैं आपस में जोड़ दूं ऐसे, 1 को 4 से जोड़ दूं, ये 1 है, ये 4 है, ये यहां पर बेटा ये 1 है, ये 4 है, ये सेलुलोज बन जाता है। तो सेलुलोज का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है कि हमारे पास सेलुलोज पॉलीमर है, किसका पॉलीमर है, किसका, बीटा डी ग्लूकोज का, बीटा डी ग्लूकोज का। और उसमें लिंकेज है बीटा 1,4। ये बीटा 1,4 लिंकेज बन जाएगी ऐसे, बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक लिंकेज। अब क्या है बच्चे, ये सेलुलोज का एक धागा है, देखो ऐसे जुड़, ऐसे बनता है सेलुलोज। ये दिख रहा है, ये कौन सी ग्लूकोज है, बीटा 1,4 ग्लूकोज है, ये बीटा 1,4 ग्लूकोज है। ये कौन सी है, बीटा 1,4 है, ये बीटा 1,4, सॉरी बीटा ग्लूकोज, बीटा डी, और ये बीटा 1,4 है। अब ये एक धागा है, ऐसे बहुत सारे धागे मिलके सेलुलोज का माइक्रोफिब्रिल बनाते हैं। सेलुलोज जो होता है बेटा, वो एक तो सेल वॉल में होता है, उसके अलावा कॉटन जो होती है ना, जो जो आपके पास कॉटन होती है उसमें मैक्सिमम सेलुलोज है, लकड़ी में सेलुलोज होता है। क्लियर है। सेलुलोज को कौन डाइजेस्ट करता है, सेलुलोज डाइजेस्ट बाई सेलुलेज। कौन सा एंजाइम है, सेलुलेज। और ये कहां होता है, टर्माइट। टर्माइट मतलब दीमक के स्टमक में। यस, याद रहेगा। तो एनसीईआरटी ने दिया है कि सेलुलोज सेल वॉल में है, कॉटन फाइबर में, लकड़ी में होता है। अब हम काइटिन देखते हैं। काइटिन क्या होता है, आप समझो। ये मेरे पास बीटा डी ग्लूकोज है। आपको पता है बीटा डी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर, हाँ सर। बीटा डी ग्लूकोज की सेकंड कार्बन पर यहां NH2 जोड़ देते हैं। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब इसी सेकंड कार्बन पर NH2 को रिएक्ट करा देते हैं, COCH3 लिख देते हैं। मतलब क्या किया, इसको रिएक्ट करा दिया CH3COOS से, तो इसका नाम बन जाता है नैग। देखो मेरी बात सुनो, अमीनो ग्रुप जुड़ा है ग्लूकोज पे, तो इसे कहेंगे अमीनो ग्लूकोज। अब अमीनो ग्लूकोज को हमने कन्वर्ट कर दिया नैग में। नैग क्या है, एन एसिटाइल ग्लूकोज अमीन है। ये क्या है बेटा, ये किसका मोनोमर है, काइटिन का। हम आपको ये दिखा रहे हैं कि काइटिन जो फंजाई की सेल वॉल में होता है, और काइटिन कहां होता है, देखो काइटिन मिलता है फंजाई की सेल वॉल में। उसके अलावा कहां मिलता है बताओ, उसके अलावा मिलता है आर्थ्रोपोड। आर्थ्रोपोड जो होते हैं उनके एक्सोस्केलेटन में। कहां मिलता है, उनके एक्सोस्केलेटन में मिलता है काइटिन, है ना। आर्थ्रोपोड के एक्सोस्केलेटन में मिलता है, ठीक है। और वहां पर क्या होता है, वो काइटिन क्या होता है बेटा, काइटिन प्लस कैल्शियम कार्बोनेट होता है। वो हार्ड हो जाता है। जैसे आपने कॉकरोच की आउटर कवरिंग देखोगी, थोड़ी हार्ड होती है, ऐसे चप्पल से मारो चट चट आवाज करती है, हार्ड होती है। वो कैसे होती है, उसमें काइटिन के साथ कैल्शियम कार्बोनेट होता है। काइटिन जो है किसका पॉलीमर है, एक खास शुगर का पॉलीमर होता है। अब वो शुगर भी बीटा 1,4 लिंकेज होती है, ऐसे जुड़ती है वो शुगर भी ऐसे ही जुड़ती है बीटा लिंकेज से, जैसे मैंने बताया। पर ये शुगर जो है बेटा, ये नैग है। कौन सी शुगर है, नैग। नैग कैसे बनती है, बीटा डी ग्लूकोज पे पहले अमीनो ग्रुप जोड़ो, और यहां पर रिएक्ट करा दो CH3COS से, तो NHCOCH3 बन जाता है। इसे नैग कहते हैं। नैग की फुल फॉर्म क्या है, नाइट्रोजन पर एसिटाइल जुड़ा और ग्लूकोज का अमीन है। अमीनो ग्लूकोज मतलब ग्लूकोज अमीन, ठीक है। तो नैग को मैंने कैसे जोड़ा, आप समझो। बॉन्ड क्या बनाया मैंने, ये बीटा 1,4 बनाया।
मैंने बहुत सारे नैग को जोड़कर ये क्या बनाया है बेटा, बीटा 1,4 बनाया है। तो अगर आप बीटा डी ग्लूकोज की चेन बनाओगे तो सेलुलोज बनेगा। अगर आप नैग की चेन बनाओगे तो काइटिन इज चेन ऑफ नैग। काइटिन किसकी चेन है बेटा, चेन है किसकी, नैग की। नैग की चेन होता है काइटिन, नैग की चेन होता है हमारे पास क्या, काइटिन। क्लियर है, आगे आ जाओ। अब हम बात करेंगे एक बैक्टीरिया की सेल वॉल होती है और वो बनती है पेप्टाइडोग्लाइकन की। अब देखो मैं क्या समझा रहा हूं। आपके पास ये मान लो नैग है, इसको आपने नैम से जोड़ दिया, फिर यहां पर नैग आ गया। ऐसे ही आपके पास नैम है, फिर आपने ये नैग जोड़ दिया, फिर यहां पर नैम जोड़ दिया, ऐसे। क्लियर है, इस तरीके से आप बनाए जा रहे हो। मैं आपको समझाता हूं ये क्या बना रहा हूं मैं। देखो मैं क्या बना रहा हूं, सुनो। ये हमारे पास नैग है और ये नैम है, इसका मतलब ये अलग अलग चीजें हैं। इनके बीच में मैंने ये बॉन्ड बना दिया ऐसे, ठीक है। इनके बीच में ये बीटा 1,4 लिंकेज है, ये बीटा 1,4 लिंकेज है ऐसे। नैग और नैम के बीच में ये बीटा 1,4 लिंकेज है, ये दिख रहा है आपको, बीटा 1,4 लिंकेज है। एक नैग एक नैम है। नैम कैसे बनता है, जो ये नैग बना है ना, इसी को मॉडिफाई करके नैम बन जाता है। इस पे एक और कोई 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 ग्रुप जोड़ते हैं, म्यूरामिनिक एसिड कहते हैं उसको, नैम बना देते हैं। अब नैग और नैम को मैंने ऐसे लगा दिया, ये क्या है, नैग है ना, ये क्या है, नैम है, ये क्या है, नैग है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन क्या होता है कि जो नैम है उस पर क्या जुड़े होते हैं, अमीनो एसिड्स, ऐसे ऐसे अमीनो एसिड जुड़े हुए हैं। ये जो अमीनो एसिड्स जुड़े होते हैं, इनमें आपस में क्या बनता है, ऐसे क्रॉस पॉलीमर बनता है, ऐसे ऐसे। तो आप ध्यान से देखो, ध्यान से देखो, हमने क्या किया है, इस तरीके का स्ट्रक्चर पेप्टाइडोग्लाइकन में भी बनाया है। सेम बीटा लिंकेज है, ऐसी बीटा 1,4 लिंकेज है। लेकिन फर्क यह है कि ये होमोपॉलीमर नहीं है, हेट्रो है। क्योंकि अगर आप देखोगे अलग अलग चीजें रिपीट हो रही है। ये नैग है तो ये क्या है, नैम है। और फिर नैम जो है ना, उस नैम पर मैंने क्या किया है बेटा, उस नैम पर मैंने ऐसे चेन बना के ऐसे क्रॉस लिंकिंग बनाई है। ये पेप्टाइडोग्लाइकन का स्ट्रक्चर है। तो पेप्टाइडोग्लाइकन होमोपॉलीमर नहीं होता, हेट्रो होता है। बाकी जितने मैंने स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड और पढ़े वो होमो थे, ये क्या होता है, हेट्रोपॉलीमर होता है। एक कॉन्सेप्ट है बेटा, प्रोटीन हेट्रोपॉलीमर है, न्यूक्लिक एसिड हेट्रोपॉलीमर है, पॉलीसेक्राइड मोस्टली होमोपॉलीमर होते हैं। नोट में लिख देता हूं, पॉलीसेक्राइड मोस्टली, पॉलीसेक्राइड मोस्टली क्या होते हैं, मोस्टली होमोपॉलीमर होते हैं, मोस्टली होते हैं होमोपॉलीमर। क्लियर है, होमोपॉलीमर होते हैं मोस्टली। ये समझ में आ रहा है। तो पॉलीसेक्राइड मोस्टली होमोपॉलीमर होते हैं, मोस्टली क्या होते हैं, होमोपॉलीमर होते हैं, एक्सेप्ट पेप्टाइडोग्लाइकन, एक्सेप्ट पेप्टाइडोग्लाइकन। क्लियर है। अब हमने कितने स्ट्रक्चरल पॉलीसेक्राइड पढ़े भाई, 3। हमने स्टोरेज कितने पढ़े, 3। क्या हम अब टेबल कर सकते हैं, आप देख लो मैंने सारा बता दिया आपको। एनसीईआरटी चेक करो आप एक बार फटाफट से, मेरे कहने से एनसीईआरटी रीड करो। कॉटन में होता है मेरे पास सेलुलोज, यस, है ना। पॉलीमरिक पॉलीसेक्राइड है, कंसिस्ट ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ। सेलुलोज में बीटा डी ग्लूकोज होता है, सही है। सेलुलोज कौन सा पॉलीमर है, होमोपॉलीमर है। ग्लाइकोजन जो होता है उस वो किस में होता है, एनिमल्स में होता है, ठीक है। क्लियर है। उसका देखो क्या लिख रहा है, लेफ्ट हैंड इज कॉल्ड नॉन रिड्यूसिंग, राइट हैंड याद करो, फर्स्ट कार्बन जो होती है एक C1 वो रिड्यूसिंग होती है। और स्टार्च क्या करता है, हेलिक्स बनाता है, हेलिक्स हेलिकल स्ट्रक्चर बनाता है जिसमें आयोडीन फंस जाता है और वो एमाइलोज वाला हिस्सा बनाता है, यस। क्लियर है। सेलुलोज पेपर बनाता है, पेपर जो पल्प होता है ना पेपर का, वो कॉटन फाइबर बनाता है, सेलुलोज होता है, ठीक है। एन एसिटाइल गैलेक्टोसामीन या ग्लूकोसामीन से हमारे पास क्या बनता है, काइटिन बनता है। आ जाओ, अब आपके पास ये टेबल बहुत इंपॉर्टेंट है। कितनी बार लिखोगे, एक बार नहीं, दो नहीं, 5 बार। माल्टोज बताओ उसका मोनोमर क्या है, अल्फा डी ग्लूकोज है, हाँ सर।
लिंकेज कौन सी है? अल्फा 1,4 है। माल्टोज किस में होता है बेटा? जो ग्रेन्स होते हैं ना, अनाज, उसमें स्टार्च पहले माल्टोज में डाइजेस्ट होता है। स्टार्च पहले डाइजेस्ट होता है माल्टोज में। याद करो, आपने एक प्रोसेस पढ़ा था माल्टिंग, जीए करता है माल्टिंग, इसलिए याद करना है। आइसोमाल्टोज क्या होता है कि ये भी अल्फा डी ग्लूकोज का होता है, पर जब स्टार्च डाइजेस्ट करते हो तो जो 1,6 वाला होता है ना, जैसे मान लो ये स्टार्च है, तो अगर आपने यहां से डाइजेस्ट कर दिया तो ये अल्फा 1,4 वाला हो गया। अब आपने क्या किया, यहां पर देखो, ये जो चीज है जो ब्रांचिंग वाली, ये आइसोमाल्टोज है, ये अल्फा 1,6 होता है, ठीक है। लैक्टोज क्या था, याद करो। लैक्टोज में बीटा डी, क्या गैलेक्टोज पहले आएगा और फिर बीटा डी ग्लूकोज आता है, ये इसके मोनोमर हो गए। लिंकेज क्या है, β14 है। और लैक्टोज मिल्क शुगर होती है, सिर्फ मिल्क में मिलती है। कुछ लोग क्या होता है बेटा, ये एंजाइम रखते हैं जिसे लैक्टेज कहते हैं। लैक्टेज एंजाइम इसको डाइजेस्ट करता है। अगर लैक्टेज एंजाइम नहीं होता तो उस बीमारी को कहते हैं लैक्टोज इंटॉलरेंस। मिल्क शुगर डाइजेस्ट नहीं होती। बहुत इंपॉर्टेंट टेबल है ये। इसमें क्या होगा बेटा, अल्फा 1 β2 फ्रक्टोज, है ना, ये लिंकेज है इसमें। तो इसमें ग्लूकोज कौन सा है सर, अल्फा डी ग्लूकोज है। फ्रक्टोज कौन सा है, बीटा डी फ्रक्टोज है। यस, इसमें लिंकेज अल्फा 1,2 है और यहां पर बीटा लिख देते हैं। क्लियर है। सुक्रोज को केन शुगर कहते हैं, शुगर केन में मिलती है। इसी को नॉन रिड्यूसिंग शुगर कहते हैं और इसी को हम नाम देते हैं बेटा इनवर्ट शुगर। इनवर्ट शुगर क्यों कहते हैं अभी मैं आगे बताऊंगा। यस, क्लियर है। अमाइलोज याद करो, अल्फा डी ग्लूकोज होता है। अमाइलोज में लिंकेज क्या थी सर, अल्फा 1,4 थी, याद आ रहा है। अमाइलोपेक्टिन भी अल्फा डी ग्लूकोज है। इसमें लिंकेज क्या थी, 1,4 थी और अल्फा 1,6 थी। स्टार्च अल्फा डी ग्लूकोज ही है, सेम इसमें है। इसमें अल्फा 1,4 है, अल्फा 1,6 है। इसमें भी अल्फा 1,4 है और अल्फा 1,6 है। ये लेस ब्रांच होता है और ग्लाइकोजन क्या बताया था बेटा, मोर ब्रांच होता है ना, मोर ब्रांच होता है। ये वो पॉइंट्स हैं जो टेबल में आपको याद रखने हैं। इन्यूलिन किसका मोनोमर है, इसमें फ्रक्टोज होता है बेटा। लिंकेज हमें इन्यूलिन की याद नहीं करनी, हमें याद करना है कि इसको यूज करते हैं मेजर करने के लिए जीएफआर, मतलब किडनी का ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट मेजर करते हैं। सेलुलोज जो होता है उसमें मेरे पास ग्लूकोज है, कौन से वाला, बीटा डी। लिंकेज क्या है, β14 है। काइटिन में क्या है, नैग है। इसमें क्या है, नैग प्लस नैम है। पर लिंकेज तीनों में कॉमन है, β14। तीनों में लिंकेज कौन सी है, β14। ये सब होमोपॉलीमर हैं बेटा, ये सारे होमोपॉलीमर हैं। सिर्फ पेप्टाइडोग्लाइकन क्या है, हेट्रोपॉलीमर है। ये टेबल कितनी बार बनाओगे, क्योंकि इसमें बॉन्ड लिखे हुए हैं, कितनी बार बनाओगे, 5 बार, कम से कम 5 बार। यस, ये आपके लिए मैंने छोड़ी है, ठीक है। लास्ट चीज बताने जा रहा हूं, ध्यान से सुन लीजिए। फ्रक्टोज क्या होती है बेटा, फ्रूट शुगर होती है। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। फ्रूट शुगर है और हनी में होती है, हनी में स्वीटेस्ट होती है, सबसे मीठी मेरे पास शुगर यही होती है और हनी में होती है। यस, ग्लूकोज क्या है, ग्लूकोज ब्लड में होती है, ब्लड शुगर है। उसके अलावा कौन से फ्रूट में होती है, ग्रेप में, ग्रेप शुगर भी कहते हैं इसको। लैक्टोज मिल्क शुगर है। हमने क्या बोला था, सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर क्यों बोलते हैं, सुनो। सुक्रोज जो होता है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। मतलब क्या हुआ, सुक्रोज का सॉल्यूशन ले लो, वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है। आप पानी बॉन्ड करके ऐड करके उसकी हाइड्रोलिसिस कर रहे हो, तो जब आप सुक्रोज को तोड़ोगे तो ग्लूकोज बॉन्ड बनेगा जो डेक्स्ट्रो होता है, और फ्रक्टोज बनता है जो लीवो होता है। पर जो नेट सॉल्यूशन आता है, नेट सॉल्यूशन आता है वो लीवो आता है। मतलब क्या हुआ कि मान लो इसकी वैल्यू -92 है, इसकी वैल्यू +52, ये रैंडम लिख रहा हूं मैं, तो नेट वैल्यू माइनस में आ जाएगी, लीवो रोटेटरी आ जाएगा। मतलब सुक्रोज खुद डेक्स्ट्रो होता है, जब वो ग्लूकोज फ्रक्टोज बनाता है वो सॉल्यूशन लीवो रोटेटरी होता है। इसीलिए सुक्रोज को इन्वर्ट शुगर कहते हैं। क्या बोलते हैं इन्वर्ट शुगर, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, व्हाट इज इन्वर्ट शुगर, सुक्रोज इज इन्वर्ट शुगर, क्योंकि सुक्रोज डेक्स्ट्रो होता है, टूटने के बाद वो लीवो रोटेटरी सॉल्यूशन बनाता है ना। म्यूकोपॉलीसेक्राइड क्या होते हैं बेटा, मॉडिफाइड शुगर से बनते हैं।
किससे बनते हैं? मॉडिफाइड शुगर से। जैसे एग्जाम्पल आप याद करो, पेप्टाइडोग्लाइकेन, आपको याद है? अच्छा, कितने लोगों को याद है हमने कुछ म्यूसिलेज पढ़ा था? म्यूसिलेज कहाँ पढ़ा था भाई? साइनोबैक्टीरिया में, ब्लू ग्रीन एल्गी में पढ़ा था। ये सब क्या होते हैं? म्यूकोपॉलीसेक्राइड होते हैं, पेप्टाइडोग्लाइकेन, क्योंकि मॉडिफाइड शुगर्स के पॉलीमर होते हैं। क्लियर है? अच्छा, मैंने ये लिख दिया, ये आपकी केमिस्ट्री का है, कि अगर मैं इस CHO को यहाँ COH में कन्वर्ट कर दूं, इसको कहते हैं ग्लूकोनिक एसिड। और अगर मैं इस CH2OH को यहाँ COH में कन्वर्ट कर दूं, इसको CHO रहने दूं, तो इसको कहते हैं ग्लूक यूरोनिक एसिड। और ये कैसे बनते हैं बेटा? आप देख पा रहे हो, ऑक्सीडेशन हो रही है। क्या हो रही है? दोनों तरफ मैं क्या लिख रहा हूँ? ऑक्सीडेशन। तो ये मैंने आपको कुछ मॉडिफाइड शुगर बताई है, ग्लूक यूरोनिक और ग्लूकोनिक एसिड। किससे बनता है? ग्लूकोज से। ऐसे ही क्या होता है बेटा? मैनो से मैनिटॉल बनता है। मैनिटॉल कहाँ आपने पढ़ा था? ब्राउन एल्गी में। ठीक है, तो कार्बोहाइड्रेट के स्पेशल पॉइंट्स हैं, आपने यही याद करने हैं, ये टेबल बनानी है 2 बार। क्लियर है? नेक्स्ट हम मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ। जितना पढ़ाया इससे बाहर बायो में कोई नहीं जाएगा, केमिस्ट्री के भी 90% क्वेश्चन बन जाएंगे आपके। आपने एक डोपा प्राइम है इसका बायोमोलिक्यूल को, उसको जरूर लगाना है। करोगे? ठीक है, कमेंट में मुझे बताना कि सर हमने पूरा देखा, लेक्चर समझ आया नहीं आया, जो जो चीज़ें थी बताना मुझे जरूर से। ठीक है? क्लियर है? यस।